अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जी, चैप्टर नंबर 12, ठीक है, जिसका नाम हमारे पास है जी नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में हमने बड़ी डिटेल से बेटे इसके सारे टॉपिक्स देखे हैं। ठीक है, अब जो हमने स्टार्ट किया हुआ है जी उसका नाम है जी सल्फ़र। ठीक है, लास्ट यानी कि कल लेक्चर जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था जी सल्फ़र क्या होता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, और साथ में हमने जो चीज़ देखी थी वो थी रिएक्टिविटी के बारे में, और थोड़ा सा हमने देखा था ऑक्सीडेशन के हवाले से। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट को आप कह लें कि क्लियरली और हम सारा आज डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, जिसमें एक डिटेल नोट हम उसके ऊपर देखेंगे। तो हमने थोड़ी सी बात की थी बच्चा, जो सल्फ़र होती है ये हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऐसी स्टेट जो एक ही ना रहे। जैसे कि आप किसी भी एटम के देखने लायक, अगर आप हाइड्रोजन के देखें तो हमेशा +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अगर आप ऑक्सीजन की देखें तो हमेशा -2 की भी करेगा। ठीक है, 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो +2 है या -2 है, किसके साथ अटैच है। ठीक है, लेकिन वो मोस्टली -2 के करेगा। अगर सोडियम को देखें तो वो +1 की करेगा। मतलब मोस्टली एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जी वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे पास सल्फ़र की, तो बेटा जो सल्फ़र होता है ये हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ठीक है, अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि ये स्टेट एक नहीं रहेगी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की, ये +2 भी हो सकती है, ये 0 भी हो सकती है, ये -2 भी हो सकती है, ये हमारे पास +4 भी हो सकती है और +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरह ये स्टेट वेरिएट कर रही हैं, किस तरह ये स्टेट वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बच्चे, हमारे पास जो सल्फ़र है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, हमारे पास 16। अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन हमने क्या लिखनी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लें कि हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखेंगे। स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर पब्लिक स्कूल, देन आता है जी हमारे पास डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो ये हम आप कहने को बहुत जनरल सा और कॉमन सा हमने पैटर्न रखा हुआ है, इसको याद करने का। देखें, ये फर्स्ट एस हो जाएगा, ये 2s है, ये आपके पास 3s आ जाएगा, और ये कौन सा एस आ जाएगा, 4s। अब याद रखिएगा पी कभी भी 1 नहीं होता, ये हमें डायरेक्टली 2 से स्टार्ट होगा, 2p आ जाएगा और ये आ जाएगा 3p। ठीक है, उसके बाद जो d है वो 3 से स्टार्ट होता है, वो 2 से स्टार्ट नहीं होता, ये आ जाएगा 3d। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको जनरली करना बताई ना, लेकिन अगर हम देखें कि सल्फ़र के ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से 16 होती हैं, तो यहाँ पे आएगा 1s, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। बेटा s के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद p के अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, d के अंदर 10 मैक्सिमम आ सकते हैं, और f के अंदर आपके पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। उसके बाद देखा जाए हमारे पास फिर आ जाता है जी 2s, इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। p के अंदर आ जाएंगे 6, फिर हमारे पास आ जाएगा 3s, तो 3s के अंदर हमारे पास कितने आ जाएंगे जी, फिर से 2, और 3p के अंदर कितने रह गए, देखिए ना 10 एंड 2 12 हो गए। 12 के बाद पीछे कितने रह गए जी, 4 रह गए। ठीक है, तो वो किसके अंदर फिल हो जाएंगे, 3p के अंदर। अब 3p के बाद यहाँ पर ये 2p है, ये 3p है, 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s आ रहा है। बेटा ये एक रूल है हमारे पास जिसे हम वो प्रिंसिपल कहते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे। उसके मुताबिक यहाँ पे पहले 4s आता है क्योंकि इसकी एनर्जी लो होती है, फिर 3d। लेकिन देखें यहाँ पे ये फर्स्ट शेल है जिसे हम के शेल का नाम भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट शेल आ जाएगा, ये वाला 1s, ये के शेल आ जाएगा, और उसके बाद 2s एंड 2p ये शेल आ जाएगा l, यानी कि सेकेंड शेल। 3s, 3p और 3d ये आपके पास थर्ड शेल है। ठीक है, जिसके हम नाम देते हैं जी m शेल। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो 3p के बाद क्या आएगा, 3d, अकॉर्डिंग टू द शेल डिस्ट्रीब्यूशन। देखें ना, फर्स्ट शेल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 1s, फिर उसके बाद सेकंड शेल जिसमें आ जाएगा 2s एंड 2p, फिर आ जाएगा थर्ड शेल जिसमें आ जाएगा 3s, 3p एंड 3d।
अब यहाँ पर देखें बच्चे, ये हमारे पास हमने यहाँ पर बेसिकली बात करें कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, तो वो किस बेस पर करता है बेटा, वो इसी 3D की बेस पर ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेट है सल्फर की, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है नॉर्मल स्टेट। यहाँ तक तो देखें कि हमारे पास ये सेकंड शेल तक है, लेकिन हमने किसकी बात करनी है, थर्ड शेल की, लास्ट शेल की। क्योंकि बच्चे हम लास्ट शेल की इसलिए बात करेंगे क्योंकि लास्ट शेल ही हमारे पास किस में इन्वॉल्व होता है जी, बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। और ये भी बात हमने बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है कि कोई भी एटम उतने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, जितने उसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि अनपेयर्ड होंगे। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी इक्वल होगी, हमारे पास होगी जी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी उतनी ही हमारे पास होगी। तो यहाँ पर देखें ये सारा पेयर्ड है, और मैंने बताया कि लास्ट शेल जो होता है वही हमारे पास किसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है, बॉन्डिंग में। तो इसी को हम प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये शेल जो हमारे पास है ये 3s के लिए है, ये 3p के लिए, और ये किसके लिए, 3d के लिए। इसी तरह ये नीचे वाले भी हैं। अब 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 3s में हमारे पास बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 3s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा कि 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो 2 मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन को फिलिंग का मेथड है। ठीक है, उसके बाद p के अंदर कितने हैं हमारे पास, 4। पहले बेटा हमने 1 बाय 1 फिल करना है, अगर कोई बच गया तो फिर दोबारा से उसको क्या कर देंगे, पेयर्ड। अब देखें यहाँ पर उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और मैंने अभी आपको यहाँ पे एक बात समझाई कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होगी, उतनी ही होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मतलब है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जी, 2 है। अब वो +2 है, ये -2 है, वो डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाती है जी, ये स्टार शो करता है एक्साइटेड स्टेट, यानी कि एनर्जी दिया और हमने क्या करवा दिया, ये बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दिया। तो यहाँ पर देखें मैंने क्या किया, ये फर्स्ट शेल में तो वैसे ही आएंगे। ठीक है, अब ये जो 3p के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ से इसको अगर जंप करवा के मैंने किस में भेज दिया, 3d के फर्स्ट शेल में। तो यहाँ पर देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 3d के फर्स्ट शेल के अंदर चला गया। तो अब देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो हो रही है, +4। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें हमारे पास फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट में 2 थे। अब यहाँ से भी अगर मैं एक्साइट करवा के इसको सेकंड में यहाँ पे भेज दूँ तो देखें 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पे भी 1, और यहाँ से जो था वो एक्साइट होकर इधर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कि बच्चे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इस वजह से चूँकि हमारे पास 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, 3d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम कहेंगे जो सल्फर है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये +2 की भी, +0 की, -2, +4, +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। तो ये आ गया जी आपका फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद बेटा जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। क्या टॉपिक का नेम है जी हमारे पास टॉपिक का नेम है जी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। मतलब कि क्या बात है कि अब हम देखेंगे कि बच्चे हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ठीक है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें 4 फैक्टर्स हम देखते हैं जी हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं और किनके ज़रिए असर हमारे पास जो स्टेबिलिटी है या मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सी ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी नहीं स्टेबल। तो यहाँ पर हम किसको देखने लगते हैं, हम देखने लगे हैं जी फैक्टर्स। तो सबसे पहला फैक्टर जो आ जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल होता है जी हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो है जी pH। सबसे पहला फैक्टर क्या आ जाएगा जी, pH। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ pH। सबसे पहले बेटा हमारे पास ये इन्वॉल्व होता है जी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर के लिए। किस तरह, देखिए कहते हैं जी अगर आपके पास जो pH है, अगर आपके पास लेस देन कितनी है जी 7 है, अगर वो लेस देन 7 है तो इसका मतलब अगर वो लेस देन 7 है तो वो कौन सी कंडीशन है, ये कौन सा आप कह लें मीडियम, वो एसिडिक मीडियम है।
ठीक है। तो कहते हैं जी अगर एसिडिक मीडियम होगा तो जो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है ना सल्फर की, रिड्यूस्ड फॉर्म ऐसे कहते हैं जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हों, और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। जो ऑक्सीडाइज होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो कहते हैं जो रिड्यूस फॉर्म होती है ना सल्फर की, वो एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल होगी, जैसे कि S-2, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल होगी अगर एसिडिक कंडीशन होगी, तो हमारे पास जो सल्फर की ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया था हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये एसिडिक कंडीशन में मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, सल्फर की। तो यहाँ पर देखें एक हाइड्रोजन की एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो 2 की +2 और सल्फर की ओवरऑल स्टेबल के लिए -2, ठीक है। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए हमारे पास अगर pH हो हमारे पास बेटे मोर देन 7, कितनी हो, मोर देन 7 या फिर हो न्यूट्रल मतलब इक्वल टू 7 हो, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी ना वो हमारे पास मोस्ट स्टेबल होगी। जिस तरह अगर यहाँ बात की जाए कौन सी ऑक्सीडाइज फॉर्म, जिस तरह बेटा हमारे पास आ जाता है S की अगर +4 आ जाए या S+6 आ जाए, तो ये मोस्ट स्टेबल होगी अंडर हमारे पास बेसिक pH या फिर न्यूट्रल pH के अंदर। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म मोस्ट ज़्यादा स्टेबल होगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इसे हम कहते हैं जी ये इफेक्ट होता है pH का स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर पर, कि एसिडिक pH के अंदर रिड्यूस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है सल्फर की, और ऑक्सीडाइज फॉर्म स्टेबल होगी जब pH क्या होगी, मोर देन 7 होगी या फिर वो न्यूट्रल होगी, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी सल्फर की +4 और +6 जो हमारे पास स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट वो बेसिक कंडीशन में न्यूट्रल कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया। अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो बेटा हमारे पास दूसरे फैक्टर का नाम होता है जी, दूसरा फैक्टर अगर देखेंगे तो बच्चे दूसरे फैक्टर में आ जाता है जी थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक्स। अब इनके मुताबिक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास सल्फर की ज़्यादा स्टेबल होती है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं किस तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर के लिए। तो बेटा थर्मोडायनेमिक कहती है जी कि हमारे पास जो सल्फर की वो स्टेट जो बनने के बाद स्टेबल हो जाए, मतलब एक चीज़ है वो बन गई है अब वो स्टेबल है, आप कह लें कि उसको तोड़ना या उसको ख़राब करना या उसको डिस्टर्ब करना मुश्किल है, तो वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो बनने के बाद स्टेबल हो जाए, या आप कह लें ऐसी स्टेट जो एट द एंड क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसकी जी, सल्फर की। जिस तरह अगर बात की जाए बेटा SO3 है, ठीक है, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं जी ये जो हमारे पास सल्फर है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि सल्फर जो है +6 की फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल है। हालांकि इसका बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है, डिफ़िकल्ट है इसको प्रिपेयर करना। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें pH टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर हमने इसको बनाना है। लेकिन अगर ये एक बार बन गई तो ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास कहते हैं जी कि ये जो SO3 है मोस्ट स्टेबल स्टेट है जी हमारे पास किसकी, सल्फर की। ये किसके मुताबिक है, ये जी थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक। अगर काइनेटिक्स के मुताबिक देखें तो वो कहते हैं जी जो स्टेट फास्टर, यानी कि जो चीज़ जल्दी बन जाए, जो फास्टर मतलब प्रोसेस हो जाए, फास्टर हमारे पास जो स्टेट बन जाए किसकी, हमारे पास सल्फ़र की, वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। जिस तरह वो कहते हैं जी कि हमारे पास है जी SO2, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सल्फर की, +4। कहते हैं जी ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही जल्दी बन जाती है, यहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोई टेम्परेचर या कैटलिस्ट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। तो हमारे पास यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है जी, स्टेबिलिटी ऑफ सल्फर की। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है जी थर्ड फैक्टर, वो आता है जी नेचर ऑफ कंपाउंड। किसके हवाले से आएगा, नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड हमें क्या कहती है जी बेटा, नेचर ऑफ कंपाउंड हमें ये कहती है कि देखें कि अब एक इस चीज़ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि सल्फ़र की कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन किस एटम के साथ हुई है, उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन
किस एटम के साथ हुई है ये उस पर भी डिपेंड करता है। जिस तरह अगर मैं बात करूँ, मेरे पास है SO4-2, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। इंशाल्लाह मैं कल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना भी बताऊंगी, आपने इस हवाले से भी परेशान नहीं होना। कहते हैं जी ये हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। इस वजह से माना जाता है कि सल्फ़र की ये ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये जी नेचर ऑफ कंपाउंड पे। और लास्ट वन जो हमारे पास आ जाता है जी फैक्टर, वो फैक्टर हमारे पास है जी कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है, या कैटालिस्ट पे इफेक्ट करता है किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पर। जिस तरह यहाँ पर देखें हमारे पास जब सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है ना, तो वो क्या बना देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर देखा जाए तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जी, +4। ठीक है, और हमने अभी यहाँ पे एक बात की थी कि हमारे पास जो सल्फर की +6 स्टेट है वो सबसे ज़्यादा क्या है जी, स्टेबल है। अब हमने क्या करना है, अगर हमने सल्फर डाइऑक्साइड का अगर मज़ीद रिएक्शन करवाए ना ऑक्सीजन के साथ, और हम चाहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएं, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। तो ये मोस्ट स्टेबल है, लेकिन बेटा ये खुद ब खुद नहीं बनेगी। पीछे भी मैंने बताया, यहाँ पे आपको कैटलिस्ट जैसे वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड प्रोवाइड करना पड़ेगा, और कुछ टेम्परेचर लाइक 400 से 450 डिग्री सेल्सियस के दरमियान आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके यानी कि कंडीशंस यानी कि कैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा तो ये स्टेट बनेगी। तो इसका मतलब है कि कैटलिस्ट भी हमारे पास इफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आपने पूछ लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।